1-2 मिनट वेट करें मतलब। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है प्लीज? जी काइंडली वॉल्यूम 1 प्लीज और पेज नंबर 195 है वॉल्यूम 1? चलो सर एक जरा थ्योरेटिकल डिस्कशन है, थ्योरी सी है। किसी के साथ हो रहे है? किसी के साथ बैठ जाए किसी के नहीं? बुक अच्छा बुक है, बुक ढूंढ रहे हैं। जी सर ये वर्ड्स लिखे हुए सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, हैव अ सीट सर प्लीज। असल में सर ये स्टोरी में हमने पढ़ना ये है कि कंपनी को अगर पैसे चाहिए बस करें तो कहां 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 से पैसे मिल सकते हैं। शेयर इशू हो सकते हैं, लोन लिए जा सकते हैं, ऑर्डिनरी शेयर इशू हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इशू हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इशू हो सकते हैं, रिडीमेबल हो सकते हैं। आप जो वर्ड्स बोल रहे हैं वो अगर लोन होंगे तभी होगा नहीं। लोन फ्रॉम बैंक हो सकता है, फ्रॉम जनरल पब्लिक हो सकता है। जनरल पब्लिक से जब लोन हो तो उससे फिर डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं, डिबेंचर्स एक्सेट्रा, लोन स्टॉक। बैंक से अगर लोन हो तो वो फिर गलत है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। डायरेक्टर से लोन मेरा ख्याल है हो सकता है, ठीक है, डायरेक्टर से हो सकता है, एसोसिएट से हो सकता है, पेरेंट से हो सकता है, सब्सिडी से हो सकता है। मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस, शेयर्स इशू करके पैसे, लोन लेके पैसे, ठीक है। और भी चीजों से मैंने ऐसी कुछ वर्ड्स आपके सामने बोले। तो ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात हो रही है। पहली हेडिंग जो हमने पढ़नी हुई है, पहली लाइन पढ़े, पेन रखने हाथ में। Companies arrange funds from different sources such as issue of shares, short-term and long-term loans. Factors that must be considered before selecting any source of finance. Shares issue करके पैसे लें, बैंक से लें, जनरल पब्लिक से लोन लें, प्रेफरेंस शेयर इशू करें, ऑर्डिनरी शेयर इशू करें, ये फैसला करने से पहले आपको कुछ फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए। क्या फैसला करने से पहले क्या करें? कहां से पैसे लें, ये फैसला करने से पहले
कुछ फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए। कौन कौन से? नंबर 1, अमाउंट ऑफ फाइनेंस रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल, एक्सेस टू लॉन्ग टर्म बैंक लेंडिंग may be restricted due to the amount of risk that the banks are willing to take। अंग्रेजी की ट्रांसलेशन करते रहना, बाकी इंशाल्लाह मैं साथ साथ समझाता जाऊंगा। वो कहता है कि लॉन्ग टर्म बैंक लेंडिंग हो सकता है इतनी ना मिले जितनी आपको जरूरत हो, क्योंकि बैंक को ठीक ठाक रिस्क लेना होता है। आप पता नहीं दें ना दें, लॉन्ग टर्म पैसे हैं 10 साल 15 साल, तो हो सकता है बैंक इतना रिस्क लेने को तैयार ना हो। Therefore, मजबूरन कंपनी में बी रिक्वायर्ड टू रेज न्यू लॉन्ग टर्म कैपिटल थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। ये उसने नहीं कहा कि बैंक देंगे नहीं, लेकिन ये कहता है वो सोच लीजिएगा, समटाइम बैंक जो है लॉन्ग टर्म लोन देने पे रिलक्टेंट होते हैं, और अगर वो रिलक्टेंट होंगे तो आपको मजबूरन शेयर इशू करने पड़ेंगे। हो सकता है आप जिस मुल्क में हो वहां बैंक रिलक्टेंट ना हो, तो आप बैंक से ले लें, लेकिन अगर रिलक्टेंस हो जाए फिर आपको किधर जाना पड़ेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि लोग आप पे भरोसा करने को तैयार ना हो, क्योंकि पहले भी आप बड़े शेयर इशू करते रहे हैं, डिविडेंड देते नहीं है बाद में, तो ये भी हो सकता है। फिर क्या करें? फिर कुछ और करते हैं, फिर वो भी करें, फिर सब कुछ हो सकता है। पहला फैक्टर क्या है? अमाउंट ज़हन में रखें, और अमाउंट ज़हन में रख के ये डिसाइड करें कहाँ से मिल जाएगी, ठीक है, और फिर जहां से मिलेगी वहीं से लें। नंबर 2, फिर अगर आप कोई फाइनेंस लेंगे तो उसकी कॉस्ट होगी। The company should consider both the ongoing service cost, ब्रैकेट पढ़ें, लोन लेंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, शेयर इशू करेंगे तो डिविडेंड देना पड़ेगा, तो वो जहन में रखें कितना कितना देना पड़ेगा। सर मैंने कब कहा, लेकिन अगर डिक्लेयर होगा तो देना पड़ेगा। कभी लायबिलिटी नहीं बनता है, तब बन जाता है, तब बन भी जाता है। तो खुदा ना खादा शेयर होल्डर्स के पैसे लेके हम डिविडेंड नहीं देंगे, देंगे, देना तो पड़ेगा। फिर शेयर होल्डर्स बेचारे कब तक इंतजार करेंगे, फिर वो शेयर बेचने शुरू कर देंगे, तो देना तो होगा। हाँ, कितना देंगे वो पहले सोच लें। एंड इनिशियल अरेंजमेंट कॉस्ट अंडरलाइन करेंगे, बोरिंग कॉस्ट में लाएं थोड़ी सी, बल्कि वो रहने दें। कंपनी लॉ पढ़े आप लोग? पढ़ ली या अल्लाह फिर मदद करें मौला, कंपनी लॉ भी उन्होंने पढ़ ली है, ये ज्यादा खतरा है। अगर आपने शेयर्स इशू करने हो तो फिर आप प्रोस्पेक्टस बनाते हैं। प्रोस्पेक्टस अखबारों में ऐड भी देनी पड़ती है कि लिस्टेड कंपनी है। प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स होती हैं जिसमें ऑडिटर सर्टिफिकेट होता है। तो ये शेयर इशू अगर आपने करना है तो उसके खर्चे हैं, प्रोस्पेक्टस बनवाना है, ऑडिटर सर्टिफिकेट लेना है, एक्सपर्ट्स ओपिनियन लेने हैं, फिर एडवर्टाइजमेंट जानी है, ठीक ठाक खर्चा करेंगे तो पैसे मिलेंगे शेयर्स के अगेंस्ट। ये इनिशियल अरेंजमेंट फी लिखा हुआ। लेकिन अगर लोन लेंगे तब भी अरेंजमेंट फीस होती है, बोरिंग कॉस्ट, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, कमिटमेंट चार्जेस, लेकिन वो वन टाइम होती है, परसेंटेज ऑफ लोन के साथ होती है, कंपैरेटिवली वो कम होती है। शेयर इशुएंस की जो कॉस्ट है इनिशियली वो ज्यादा हो जाती है। तो ये कह रहा है, उधर पढ़ने पूरा। एंड इनिशियल अरेंजमेंट कॉस्ट ब्रैकेट पढ़े। फॉर एग्जांपल शेयर इशुएंस एक्सपेंस, अगर आप शेयर इशू करेंगे तो शेयर इशुएंस एक्सपेंस आएंगे, और अरेंजमेंट फी ऑफ बैंक लोन। अब मैंने 3 वर्ड बोले, अरेंजमेंट फी भी से कहते हैं बैंक का जो लोन होता है। बैंक भी आपसे वन टाइम अपनी अरेंजमेंट फी, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, कमिटमेंट फी के नाम से पैसे लेता है। अब सेंटेंस दोबारा शुरू कर लें। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, द कंपनी शुड कंसीडर बोथ द ऑनगोइंग सर्विस कॉस्ट, ब्रैकेट छोड़ दें, एंड द इनिशियल अरेंजमेंट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, द कॉस्ट ऑफ बोथ रेजिंग का मतलब है ऑब्टेनिंग, एंड सर्विसिंग इक्विटी। इक्विटी का मतलब ऑर्डिनरी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स लिख लें जरा। इक्विटी वर्ड जब भी आएगा इक्विटी शेयर्स तो ऑर्डिनरी शेयर्स है, बल्कि ऊपर लिखना जहां पहली दफा आया था, पहले पैराग्राफ के एंड में है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स कौन से? ऑर्डिनरी शेयर्स। तो वो कहता है कॉस्ट ऑफ रेजिंग एंड सर्विसिंग इक्विटी मे बी हाई एज शेयर होल्डर एक्सेप्ट हाई रिस्क इन रिटर्न फॉर हाई रिटर्न रिवॉर्ड्स। किसका हाईएस्ट रिस्क है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का। तो वो फिर एक्सपेक्ट करेगा कि मेरा डिविडेंड भी हाईएस्ट हो अगर प्रॉफिट्स आ जाए तो। ये नहीं कि प्रॉफिट आए तो उस वक्त हम कहते हैं 10% काफी, तो 10% इंटरेस्ट भी था। अगर उन्होंने इतना रिस्क लिया है कि प्रॉफिट्स के बाद हमें डिविडेंड मिलेगा सबको देने के बाद,
और फिर हो सकता है कभी ना भी मिले, लॉस है। तो अगर कभी प्रॉफिट आ जाए तो फिर उनका हक बनता है कि उन्हें डिविडेंड भी ज्यादा दिया जाए। किसका रिस्क ज्यादा है? तो ऑर्डिनरी शेयर्स को इशू करने की कॉस्ट मींस प्रोस्पेक्टस टाइप, ये भी ज्यादा है, और उनकी जो ऑनगोइंग सर्विस कॉस्ट मींस डिविडेंड है, ये भी ज्यादा है। तो इट मींस अगर आप शेयर इशू करने का इरादा रखते हैं, पैसे लेने के लिए शेयर इशू का इरादा रखते हैं, तो ये चीजें अपने जहन में रखें। ये ना हो सोचे समझे बैठ डिसीजन ले लें और बाद में फिर ये सोच रहे काश बैंक से लोन ही ले लेते। तो इस काश से बचने के लिए क्या करने से पहले ही क्या कर लें, फाइनेंस लेने से पहले सोच लें कि बैंक लोन की तरफ जाएंगे। अब डेफिनेटली बैंक लोन के फिर अपने मसाइल हैं, वो भी जहन में रखें, इसके अपने मसाइल हैं, फिर वे करें और जहां बेस्ट लगता है उसको अकॉर्डिंगली अडॉप्ट करें। बाद में ना काश कहें, पहले सोच लें, बाद में फिर देखा नहीं जाता, बाद में देख लेंगे, मतलब नहीं देखा जाता, फिर इंसान फंस जाता। क्लियर है? नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, आप लोग पता नहीं किधर निकल गए। अगर कुछ गलत क्या बैठा तो आप सही करते हैं, बाद में देख लेंगे, ये सही एटीट्यूड नहीं है। पहले सोच लेते हैं, बाकी अल्लाह मालिक, हम बाकी कुछ नहीं कर सकते। जितनी अल्लाह ताला ने सोच दी है वो उस मुताबिक सोच। जी सर। नहीं सर, ही जान दे गुस्सा यार, डिविडेंड कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू तो चेंज होती है बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, कंपनीज प्रोस्पेक्ट, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, लोगों की एक्सपेक्टेशंस। डिविडेंड ने कैलकुलेट होना है बेस्ड ऑन नॉमिनल वैल्यू। बाद में शेयर्स की प्राइस बढ़ रही कम हो रही है, ये शेयर होल्डर का नफा नुकसान है, कंपनीज हैज नथिंग टू डू विद द मार्केट वैल्यू शेयर्स। उसने उस वक्त देखनी है जब उसने शेयर इशू करना है। शेयर इशू करने के बाद शेयर्स की प्राइस कम हो ज्यादा हो, उसमें कंपनी का कोई काम नहीं। हाँ, कंपनी की ख्वाहिश ये होगी कि कंपनी मार्केट वैल्यू कंपनी की ज्यादा हो, ताकि मतलब इन्वेस्टमेंट लोग हमारी कंपनी में करना चाहें, वो ठीक है, हमारी रिप्यूट अच्छी हो, वो एक अलग इशू। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो कंपनी को अपने शेयर्स के अगेंस्ट मार्केट वैल्यू का कोई नफा नुकसान नहीं, वो शेयर होल्डर को। हाँ, जब फ्यूचर में इशू करेगी उस वक्त मार्केट में अगर डिमांड ज्यादा है तो ज्यादा पैसे ले सकती, प्रीमियम इशू कर सकती। नहीं वो बोनस शेयर दे देते हैं। अच्छा सॉरी, आप कुछ और करें, बोनस शेयर ही होता है। डिविडेंड अगर बढ़ती रहे, हम शेयर होल्डरों का फायदा, बोनस शेयर देती है ना कंपनी, बोनस शेयर देती हैं ताकि शेयर होल्डर को अगर कहाँ यहाँ से कैश नहीं मिला तो वो बोनस शेयर एक्स्ट्रा मिले, वो मार्केट में जाके बेच दे, वहां से पैसे कमा लें। नहीं, राइट शेयर में तो कंपनी ने पैसे ले लेने हैं। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? और सभी राइट शेयर में तो शेयर होल्डर पैसे देने। हाँ वो ठीक है, वो शेयर होल्डर को इंसेंटिव देने के लिए मार्केट वैल्यू से कम पे इशू कर देती है, लेकिन उसमें राइट शेयर में पैसे लिए जाते हैं। डिविडेंड दो तरह से होता है सर, थोड़ी सी मेरी भी सुन के, थोड़ी सी मेरी भी सुन ले, मैं काफी देर से सुन रहा हूँ, मतलब यकीनन गेम इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ी सुन के देखिए। नहीं सर, जी सर, रहने शेख साहब को यहाँ आ जाए ताकि वो बात इस तरफ आ जाए, वो उधर जा रही है, उधर टकरा के आ रही, सही समझ में भी नहीं आ रही। कंपनीज डिविडेंड दो तरह देती हैं, या कैश डिविडेंड या बोनस। राइट शेयर्स कोई डिविडेंड नहीं है। हाँ, राइट शेयर्स तब है अगर कंपनी को फर्दर पैसे चाहिए तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कंपनी पैसे ले लेती है शेयर्स इशू करके, और कभी कभी इंसेंटिव के तौर पर मार्केट वैल्यू से कम पे इशू कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक बोनस एलिमेंट होता है, जिसकी वजह से ईपीएस में उसकी एडजस्टमेंट होती है, और बस और बस और बस। वरना डिविडेंड जो है या कैश डिविडेंड है या बोनस शेयर्स का डिविडेंड है। बोनस शेयर्स का कंपनी को ऐसा कोई नुकसान इसलिए नहीं है कि कंपनी ने सॉर्ट ऑफ शेयर्स इशू कर दिए कागज पर लिख के, कंपनी का गया कुछ नहीं है। हाँ, उसको फायदा ये है कि शेयर्स मिल जाएंगे, फ्यूचर में डिविडेंड प्रॉफिट होगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो ऐसे उस तरह से कंपनी की ऑब्लिगेशन नहीं कि अब जो फर्दर शेयर्स दे दिए, वो शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए दिया जाता है कि कैश नहीं दे सकते आप, सफिशिएंट कैश नहीं है, तो कुछ ना देने की बजाय वो बोनस शेयर्स, ये उसका फायदा शेयर होल्डर को। लेकिन शेयर होल्डर को भी क्या फायदा, रख लेगा तो फ्यूचर में डिविडेंड अगर पर शेयर ज्यादा हो जाएगा, पर शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, या बेचना अगर चाहेगा तो मार्केट में अगर अच्छी वैल्यू पे बिक जाएगा तो उसे पैसे मिल जाएंगे। आगे चलो। अच्छा है एक स्टोरी सी, पढ़ हम लेंगे इंशाल्लाह, समझ भी लेंगे, गेम वही आनी है जो असल है, ये आपको याद करना पड़ना है। ये ओरिजिनल सारा
पौना कर लेंगे, लेकिन बाकी बाद में दोबारा कर लेंगे। ये क्या बात है, पूरा सारा रहने में पूरा। ड्यूरेशन ऑफ फाइनेंसिंग से इस वक्त हेडिंग क्या चल रही है? अच्छा, इंग्लिश में नहीं चल रही, हेडिंग उर्दू में चल रही है। जहन में अपने उर्दू में स्टोरी बनाया। वो फैक्टर्स जो कंसिडर करने चाहिए बिफोर सेलेक्टिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये सिलेक्टिंग सही वर्ड है। सोर्स ऑफ फाइनेंस सिलेक्ट करने से पहले हम लोन लें, कौन सा लोन लें, कहां से लें, शेयर इशू करें, किसको करें, प्रेफरेंस वाले करें, ऑर्डिनरी वाले करें, ये फैसला करने से पहले ये कुछ डिसाइड हो रही है। देन वो कहता है ड्यूरेशन ऑफ फाइनेंसिंग। Broadly speaking, short-term financing is used for short-term assets and long-term financing is issued for। अगर आपका इरादा यह है कि पैसे लेके आपने कोई मशीनरी लेनी है, तो फिर लॉन्ग टर्म लोन लें, ताकि जैसे जैसे मशीनरी फायदे दे वैसे वैसे आप इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट वापस कर सकें। अगर आपने लेनी मशीनरी है जिसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है और आपने ले लिया है शॉर्ट टर्म लोन जो अगले साल वापस करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आप नहीं शायद कर पाएंगे, क्योंकि जो एसेट आपने लिया उसका फायदा 10 सालों में मिलना है, तो फिर लोन ने 1 साल में रीपे होना है, तो आप शायद उतनी सफिशिएंट कैश फ्लोज नहीं कमा सकेंगे 1 साल में कि सारा लोन वापस कर दें। नॉर्मल सिचुएशन क्या है, अगर रॉ मटेरियल खरीदना है, एक्सपेंसेस इंकर करने हैं, तो उसके लिए आप शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं। फिर जब सेल करेंगे इंशाल्लाह कुछ पैसे अपने रख लेंगे, कुछ वापस कर देंगे इकट्ठे कुट्ठे करके। और अगर लॉन्ग टर्म एसेट लेना है अपने कोई, तो फिर लॉन्ग टर्म लोन लिए जाते हैं। किसके लिए क्या लिया जाता है और किसके लिए क्या लिया जाता है? शॉर्ट टर्म एसेट्स के लिए शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए लोन। और आपने ये भी देखना है कि आप करना क्या चाहते हैं पैसों का। ये भी तो होता है, पैसे ले लेते हुए देखी जाएगी और फिर देखी ही जाती है, पैसे ले लेते हैं और फिर अनड्यू एक्सपेंडिचर्स में पैसे निकल जाते हैं और ना एसेट वो आता है ना रॉ मटेरियल आता है, और फिर जब ड्यू डेट आती है बंदा फिर कहते हैं इंशाल्लाह देख लेंगे, फिर और लोन ले लेते हैं, फिर वो वापस कर देते हैं, नहीं बेच शुरू कर देते हैं। तो अगर विदाउट प्लानिंग आप लेंगे तो पैसे आ जाएंगे, तो पैसे फिर इधर उधर भी हो जाते हैं। इंसान कहता है फिर देख लूंगा मैं, और फिर जब वक्त आता है फिर मुश्किल हो जाता है। जी वो भी आ रही है सर, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी आगे फ्लेक्सिबिलिटी में शायद आ गया, या उससे आगे शायद आ रहा है। 1 मिनट मेरे ख्याल आ जाएगी बात है। वरना ये भी डेफिनेटली अगर आपने लोन लेना है तो ये भी जहन में रखें कि कोई एसेट है जो सिक्योरिटी के तौर पे दे सकते हैं, और फर्स्ट चार्ज है, सेकंड चार्ज है, अवेलेबल भी है कि नहीं। नहीं वो तो लीज है ना, लीज एसेट में इटसेल्फ सिक्योरिटी, लेकिन अगर आप पैसे लेंगे तो आपको उसके अगेंस्ट पे एसेट देना पड़ेगा, लेकिन वो एग्जिस्टिंग होना चाहिए पैसों के लिए। तो वो लीज में जो एसेट्स लीज एसेट होता है वो इटसेल्फ सिक्योरिटी होता है, वो नाम ही उसके होता है। कब तक? जब तक इंस्टॉलमेंट्स पूरी ना हो जाए, कम से कम तब तक, वरना फिर अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी है तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। तो लीज के केस में एसेट सिक्योरिटी होता है, लेकिन अगर आपने कैश लेना है, शॉर्ट टर्म लेना है, लॉन्ग टर्म लेना, बैंक कोई ना कोई सिक्योरिटी रखता है। आगे हुआ है कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग में, आगे हुआ नीचे अगर वहां ना चाहिए, वहां से नीचे लेके ऊपर ले आएंगे। 1 मिनट मेरा तो ख्याल आ रहा है, कहीं चेक कर लेते हैं, अगर ना आया तो ठीक है। Flexibility with respect to cost of financing. For example, in a year of, ये शायद पर बात कर ली हमने, in a year with low profits or even a loss, company could decide not to pay a dividend. However, the most debt financing का भी वर्ड आया तो लोन फाइनेंसिंग है, require the payment of interest irrespective of the company performance. इंटरेस्ट अगर देना, लोन लेंगे तो इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, नॉर्मल यही है। लेकिन अगर डिविडेंड्स होंगे तो फिर प्रॉफिट होंगे तो डिविडेंड देना है। तो फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ ज्यादा है? इक्विटी शेयर्स में कहाँ हम जरा रिस्ट्रिक्टेड महसूस करेंगे, इस एंगल से खड़ेंगे। लोन में बाइंड हुए कहाँ जरा हम फ्लेक्सिबल है अकॉर्डिंग अपने डिसीजन मेकिंग में। रीपेमेंट ऑफ डेट फाइनेंसिंग, the company needs to carefully forecast future cash flows in order to ensure it is able to repay the debt at it falls due. For example, company should ensure it generates enough cash। मतलब जब आप लोन लेंगे तो ये भी डिसाइड करें कि हम वापस कैसे करेंगे। क्या आप लोन लेते हुए ये सोचना चाहिए
या सोच लेंगे? आने तो दें, बाद में देख लेंगे। तो ये शायद उससे लिंक्ड है पॉइंट, वो ड्यूरेशन ऑफ फाइनेंसिंग है ये, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन। अच्छा, उसमें हमने डिसीजन ये क्यों लिया है कि शॉर्ट टर्म एसेट्स के लिए शॉर्ट टर्म लोन? रॉ मटेरियल के लोन लिए, रॉ मटेरियल ले लेंगे इंशाल्लाह, प्रोसेस करेंगे और नॉर्मली नेक्स्ट 12 मंथ्स में रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होकर भेज देंगे, पैसे आएंगे वापस कर देंगे। इसीलिए डिसाइड हुआ ना कि वापसी का ख्याल रख रहे हैं, और अगर कोई मशीनरी ली है तो उसकी वापसी का ख्याल रखते हुए तो हमने ये डिसीजन लिया कि फिर लॉन्ग टर्म लोन लेना चाहिए। पढ़ने जरा, मेरे ख्याल शायद उसी से लिंक है वो चीज। लोन लेने से पहले बजट बनाएं, फोरकास्ट बनाएं फ्यूचर के, लोन लेके क्या करेंगे, इंशाल्लाह कहाँ से रिसीट्स होंगी, कहाँ पेमेंट होंगी, और क्या कुछ बचेगा एक्स्ट्रा कि हम रीपेमेंट्स लोन की कर सकें। बैंक से फोन करके पूछें कि आपसे अगर 10 सालों का लोन लिया जाए तो आप इंटरेस्ट रेट क्या देंगे, आपकी रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली होगी, सेमी एनुअली होगी, मंथली होगी, आपकी इंस्टॉलमेंट्स की वापसी कब होगी। जब ये वो बता दे तो फोन रख दें और पहले बजट बनाएं कि क्या हम जो उन पैसों को लेके करना चाहते हैं, उन पैसों को लेके हम फ्यूचर में वो उन टाइम्स पे रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल की अमाउंट निकाल सकेंगे, इंटरेस्ट निकाल सकेंगे, और आफ्टर केयरफुल प्लानिंग फोरकास्टिंग फिर ये डिसीजन लें। ठीक है सर? लोन लेके लें, लोन लेने से पहले फैक्टर्स कंसीडर करें, वापस भी करना है। जी वो तो डेफिनेटली सारा कुछ होगा सर, पूरी फोरकास्टिंग होगी सर। फिर ये भी सोच लें कि क्या हम हेजिंग करवा लेंगे, क्या हेजिंग अवेलेबल है, हम कौन सी हेजिंग करवाएंगे। हेजिंग के भी तो इतने सारे तरीके हैं, हम वो करवाएंगे, वो कराएंगे, वो कराएंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यहाँ सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात हो रही है और सोचा ये जा रहा है कि क्या इक्विटी शेयर्स इशू करके लें या डेट फाइनेंसिंग लें। इक्विटी में ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, बाकी प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह जो है ना, नहीं नॉन कम्युलेटिव नहीं, इरेडीमेबल, इरेडीमेबल प्रेफरेंसेस। कम्युलेटिव नॉन कम्युलेटिव तो सिर्फ डिविडेंड के एंगल से, असल में इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं, वो आ सकते हैं, लेकिन मेनली अगर कुछ ना बताया तो इक्विटी शेयर्स में ऑर्डिनरी शेयर्स ही लें। एक्सेप्शन एक हो सकती है और इरेडीमेबल है, कम्युलेटिव नॉन कम्युलेटिव का इशू नहीं है। कम्युलेटिव नॉन कम्युलेटिव था कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स कम्युलेटिव होंगे तो पिछला डिविडेंड अगर नहीं भी दे सके लॉस की वजह से तो अगला देंगे। नॉन कम्युलेटिव क्या है? तो इस वक्त सबकी बात हो रही, इस वक्त जब इक्विटी वर्ड आ जाता है तो ऑर्डिनरी शेयर्स की है, जब लोन आ जाता है तो मेरे ख्याल फिलहाल ऑर्डिनरी शेयर्स के अलावा सबकी बात हो रही है। रिडीमेबल भी लोन ही है वैसे, सिर्फ इरेडीमेबल में है, लेकिन असल में जो डिस्टिंक्शन है वो इक्विटी और डेट में। तो इक्विटी में ऑर्डिनरी शेयर्स ही, अनलेस को स्पेसिफाई हुआ हो कि इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। तो आ जाएंगे, ये सारी बातें आ रही हैं, लेकिन इस वक्त क्या बहस चल रही है? नहीं, लोन लेने से पहले नहीं, लोन या शेयर इशू करने से पहले, पैसे लेने से पहले, किसी से भी पैसे लेने से पहले, किसी से भी सोर्स ऑफ फाइनेंस में किसी के भी पैसे हो सकते हैं। तो किसी की एग्जांपल मैंने ऊपर कोशिश की थी, शेयर्स के अगेंस्ट भी हो सकते हैं और लोन्स के अगेंस्ट भी, और इवन आपने डायरेक्टर्स के लोन की बात की है, असूलन डायरेक्टर्स से लोन लेने से पहले भी सोचें वापस कैसे करेंगे। हम तो अक्सर ये सोचते हैं वापस करेंगे क्यों। इवन खुदा ना खास्ता अगर अम्मी से पैसे लेने पड़ जाए तो पहले सोचें अम्मी को वापस कैसे करेंगे। मेरी हमेशा की तरह ये बात भी समझ नहीं आगे चला। लॉन्ग टर्म इररिडीमेबल लोन, इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक दूसरा काम भी आपने सोचा है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लाए, गेयरिंग रेशियो सुना कभी? स्टेक होल्डर्स नहीं कहा, शेयर होल्डर्स नहीं, स्टेक होल्डर्स देयरफॉर शेयर होल्डर्स भी हैं और लोन प्रोवाइडर्स भी, सच एज इक्विटी इन्वेस्टर्स। इक्विटी इन्वेस्टर कौन है जी? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, प्रोवाइडर ऑफ डेट, लोन प्रोवाइडर्स, बैंक्स, जनरल पब्लिक। Stakeholders such as equity investors and the provider of debt finance will often analyze companies' financial statements to help them assess the risk involved in financing the company. Therefore, the company should consider
the impact that its financial decisions might have on its financial statements and the message that sends to the provider of the finance। मतलब इसका ये है कि आपकी अगर पहले ही गेयरिंग रेशो हाई है और वक्ती तौर पे अगर आप लोन ले भी लें, कोई दे ही दे, तो और गेयरिंग रेशो हाई हो जाएगी। याद है गेयरिंग? लोन ज्यादा, बाकी इंटरेस्ट कवर भी है। लोन अगर पहले ज्यादा है, किसी ने लोन फिलहाल दे भी दिया, तो एक तो ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, और दूसरा अगर फ्यूचर में फिर जरूरत पड़ गई तो अगला लोन नहीं मिलना। तो इस वक्त पूरी कोशिश करें किसी तरह से ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स मान लें, उनको कोई ऐसा बजट बना के दिखाएं कि उनकी आंखों में आंसू आ जाएं कि अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट है ना की, अब पहले तो इनके हालात दुनिया के हालात की वजह से खराब थे, वरना ये बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन अब ये लग रहा है इन्होंने नेक नियति से काम करना है, हमेशा की तरह नीयत इनकी साफ है। और अगर मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी ना, इस वक्त शेयर होल्डर शेयर सस्ता मिल रहा है, अगर मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस कर गया ना, तो कहीं खुदा ना खास्ता मेरी नस्लें भी बाद में पछताए ना। तो ऐसी कोई स्टोरी चलाएं उनके साथ कि फिलहाल शेयर्स मिल जाए। शेयर से अगर शेयर इशू करके अगर कैपिटल मिल गया, गेयरिंग रेशो भी कम हो जाएगी और फ्यूचर में इंशाल्लाह लोन लेने में भी आसानी रहेगी। तो फिलहाल फिर पहले ही किधर जाएं, ऑर्डिनरी शेयर्स। लेकिन अगर वो ना माने तो फिर बैंकों की स्टोरी चलाएं। नहीं ठीक है, नहीं गेयरिंग फिर ज्यादा है, फिर इंशाल्लाह कुछ कर लेंगे, फिर ऑडिटर्स के साथ कोई गेम चलाएं। ये वाली बात आपको समझ नहीं आई, ये मैंने 2 नंबरी की। ऑडिटर कैसे कर सकता है? ऑडिटर ने FA2 में एथिक्स पढ़ी है, टैक्स में पढ़ी है, ऑडिट में पढ़ी जा रहे हैं, नहीं MFA में मेरा ख्याल नहीं, अच्छा दूसरे में है ना बात। और फाइनल में तो पूरा ऐसा सिनेरियो आता है कि अटेम्प्ट ही नहीं होता, इतनी जबरदस्त एथिक्स आती है। नहीं वो तो एक अलग इशू है, लेकिन एथिक्स अब इतनी सारी पढ़ी हुई है, तो हमने क्योंकि पढ़ी ना, हमारे जमाने में एथिक्स नहीं थी, नहीं हमारे सिलेबस में नहीं ना थी, तो इसलिए हम लोग ये 2 नंबरी हमारे ज़हन में आ जाती हैं। आप लोगों ने एथिक्स पढ़ी इतनी ली है कि आपको पता चल गया कि जिंदगी एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गुजारनी चाहिए। असल में हमें पता नहीं ना था कि जिंदगी एथिक्स के मुताबिक गुजारनी होती है। नहीं मतलब हमारे सिलेबस में नहीं ना था, तो आपके क्योंकि सिलेबस में आ गए इसलिए आपको पता चल गया कि एथिक्स भी होती है। तो असल में तो ये सिलेबस में हमने की वजह से एथिक्स का पता चला है। नहीं पता तो देखिए होना चाहिए, इंसान को तेज होना चाहिए, लेकिन बाद में ये पता होना चाहिए कौन से काम करने वाले कौन से नहीं। बोंगे तो नहीं होना चाहिए मेरी तरह, पता ही कुछ नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, पता तो सारा होना चाहिए, लेकिन फिर राइट एंड रॉन्ग इंसान को चूज कर लेना चाहिए, और डेफिनेटली राइट चूज कर लेना चाहिए। ये एक नजर हेडिंग्स पढ़ें। शेफ साहब मेरा ख्याल अभी आधा घंटा पड़ा है, आपकी बुक घर रहेगी, तो साथ वाला घर है आपका, अगर साथ वाले घर में पड़ी तो उठा लो, ले ले। हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे, लेकिन जितना और पढ़ेंगे फिर आप अपनी किताब से पढ़ें। तो आपका घर जो है ना सबसे नजदीक है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, और मैं यार नोट कर रहा हूँ कि घर में आने जाने में कितना टाइम लगता है। There are 2 main sources of finance. चलो आगे। इक्विटी एंड डेट। डेट मीन्स हमारी इक्विटी क्या होती है? प्रोवाइडर्स ऑफ इक्विटी कौन है जी? प्रोवाइडर्स ऑफ इक्विटी आर द अल्टीमेट ओनर्स ऑफ द कंपनी। ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की बात हो रही है, अगर ना लिखा हो तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, एंड एक्सरसाइज कंट्रोल थ्रू द वोटिंग राइट अटैच द शेयर्स। जब मीटिंग होगी डिसीजन जो है फाइनली फिर वोटिंग राइट्स की बेस पे हो। हाँ जी, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। Equity shareholder gain a return on their investment in 2 ways. Number 1 capital gain, number 2 dividends. Capital gain क्या चीज है जी? अगर लिस्टेड कंपनी है तो कैपिटल गेन ये है कि स्टॉक एक्सचेंज जाए और मार्केट वैल्यू पे बेच दे। कैपिटल गेन उस अमाउंट को कहते हैं जो डिफरेंस है बिटवीन द मार्केट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू एंड द परचेज प्राइस। आपने 50 पे खरीदा और 60 का हो गया शेयर, 70 का हो गया, कितना गेन हुआ? 10 या 20 रुपए हो गया। किससे ऊपर गेन हो गया? परचेज प्राइस से ऊपर जितना वो गेन है। लेकिन क्या कैपिटल लॉस भी हो सकता है? ये जिंदगी का हिस्सा है,
ये हिंदी का हिस्सा है, हो सकता है कैपिटल लॉस ना सेल करें, लेकिन फिर अगर खतरा है कि 30 रुपए से भी नीचे आ जाएगा हेज करा ले। नहीं, लेकिन हेज से प्लीज क्या होगा, मैक्सिम उतना रह जाएगा, नहीं उससे नीचे नहीं होगा लेकिन उससे ऊपर भी नहीं होगा, अगर ऊपर हो गया तो ऊपर भी नहीं होगा, वो भी एक रिस्की है। कैपिटल गेन क्लियर है, लेकिन कैपिटल गेन कंपनी को नहीं देना पड़ता, मतलब एज अ कंपनी आपको नहीं देना, कैपिटल गेन उसे मार्केट से मिलेगा, अगर कोई शेयर होल्डर को कोई बायर मिलेगा तो, अपने शेयर्स का कोई बायर मिलेगा तो, लेकिन उसकी ख्वाहिश क्या होगी जी, कैपिटल गेन बढ़ता रहे, ज्यादा से ज्यादा हो। लेकिन दूसरा उसे कहां से उम्मीद होगी, डिविडेंड्स, कंपनीज रिटर्न कैश टू शेयर होल्डर्स थ्रू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड पेमेंट्स आर टिपिकली वंस, और इंटरम भी होता है, फाइनल भी होता है, इंटरम क्वार्टरली भी होता है, क्वार्टरली मेरे ख्याल ज्यादा होते हैं, लेकिन सेमेनली भी हो सकता है, मेरा गलत वाली बात नहीं है, क्वार्टरली फाइनली, तो क्वार्टरली ड्यूरिंग द ईयर होंगे और फाइनल फिर नॉर्मली बैलेंस शीट के बाद होता है। तो दो जगह से उसके एक्सपेक्टेशंस कहां से गेन की, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज हायर देन अदर फॉर्म ऑफ फाइनेंस। अब दोबारा एक कंपनी के एंगल से इंटरेस्ट लिखा हुआ, cost of equity is higher than the other form of finance as the equity holders have a high level of risk and therefore command the highest return as compensation। ये तो मेरा रिपीट ही हुआ है, किसका रिस्क सबसे ज्यादा है, तो कंपनी के एंगल से फिर हाईएस्ट रिटर्न देना पड़ेगा। फाइनेंस इज रेज्ड थ्रू द सेल ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग और न्यू इन्वेस्टर्स। existing investors often have a right to invest first, which is called as right shares। अगर किसी कंपनी ने फर्दर शेयर्स इशू करने हैं, फर्स्ट इशुएंस ऑफ शेयर्स के बाद और शेयर इशू करने हैं, तो पहले राइट है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर की जाए। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अगर इस ऑफर को कबूल कर लें तो ये राइट शेयर्स हैं, अगर वो कबूल ना करें तो फिर जनरल पब्लिक को शेयर्स बेचे जाते हैं। पहले किसका राइट है, तो ये जो पहला राइट है इसे राइट शेयर्स फिर बोला जाता है। इशू कॉस्ट कैन बी हाई, ये मैंने शायद अभी बात की थी आपसे। कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड एडवर्टाइजिंग द प्रोस्पेक्टस, ये है भी प्रोस्पेक्टस? नहीं, मैंने कहा तो पता कर लूं, मैंने तो शायद 20-25 साल पहले पढ़ा था। नहीं, प्रोस्पेक्टस ही बनाना होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स देन, ऑर्डिनरी भी हैं, प्रेफरेंस भी हैं। एक छोटा सा टेबल आ गया, कंपैरिजन शुरू हो गई। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डिनरी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। डिविडेंड रेट, पेन पकड़े हाथ में, वेरिएबल है फिक्स है, किसका वेरिएबल है, हायर इन गुड ईयर लोअर इन बैड ईयर, बैड ईयर का मतलब लॉस। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पेड ओनली इफ देयर आर स्पेयर फंड्स आफ्टर द पेमेंट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद ही डिविडेंड मिलेगा, सबके बाद, लेकिन प्रेफरेंस के भी बाद, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है उन्हें ऑर्डिनरी से पहले मिलेगा। ये है कुछ सीक्वेंस याद? अगर रिडीमेबल है, इरिडीमेबल है और ऑर्डिनरी है, सबसे पहले रिडीमेबल, फिर रिडीमेबल और फिर ऑर्डिनरी है, ऐसे ही। देयरफॉर लास्ट में क्योंकि डिविडेंड मिलना ऑर्डिनरी को, इसलिए सबसे ज्यादा रिस्क है, कंपैरेटिवली लो रिस्क है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। लिक्विडेशन, लिक्विडेशन किसे कहते हैं, वाइंडिंग अप। बिजनेस अगर वाइंड अप हो गया तो सबसे पहले एसेट्स बेचे जाते हैं, लायबिलिटी सेटल होती हैं, लायबिलिटी सेटल करने के बाद अगर प्रेफरेंस शेयर्स आ जाए उनको पैसे वापस होते हैं, फिर आखिरकार रिडीमेबल भी हैं, रिडीमेबल भी हैं तो पहले रिडीमेबल को होते हैं, फिर रिडीमेबल को, और फिर फाइनली आखिरकार ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स बोरियां भर के कैश घर ले जाते हैं। क्या जी जी, एट अ टाइम तीनों हो सकते हैं, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, ऑर्डिनरी, तीनों हो सकते हैं। ये ठीक है जी, अगर टेबल याद है, लेकिन वो पुरानी बात होगी, अब दोबारा ये टेबल याद करना पड़ना। वोटिंग राइट, नॉर्मली शेयर, वोटिंग राइट, नो वोटिंग राइट, और एक शेयर एक राइट, एक वोट, जिसके पास 100 शेयर से 100 वोट एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन्स नहीं है, एक मतलब फॉर एग्जांपल किसी के पास 10 शेयर्स हैं
आवाज लेकिन बहुत ऊंची है, वो मीटिंग में बोलता बहुत है, ऊंची ऊंचा बोल लेता है, लेकिन जब डिसीजन होगा तो आवाजें दब जाएंगी और शेयर्स की बेस पे डिसीजन होगा। कोई आप जैसा खामोश आदमी अगर मेजोरिटी शेयर रखता है तो फाइनल फैसला आपका होगा। नहीं, बाय हैंड तो मेरा ख्याल है कुछ हैं जो बाय हैंड होते हैं, शो ऑफ हैंड, लेकिन अगर शो ऑफ हैंड में मेरा ख्याल मसला हो जाए तो हैंड आता ही पोल क्या होता है, यही होता है इनिशियली हाथ उठा के, शायद कुछ दो भी उठा लेते होंगे, तो फिर आप जैसा बंदा जिसका हाथ से इतना उठा नहीं रहा, नहीं वो फिर खड़ा होके कैसे था भाईजान, ये पोल ही है ना, पोल मीटिंग ही है। इनिशियली मेरा ख्याल है ये अज्यूम किया जाता है कि चलें अगर मेजोरिटी बैठी है तो इनके फैसले को मान लेते हैं नंबर ऑफ पर्सन की बेस पे, लेकिन अगर कोई इस पे एतराज उठा दे तो फिर वोटिंग होगी और शेयर्स की बेस पे ही होती है। हाँ जी, जिसके पास शेयर ज्यादा है अकॉर्डिंगली उसके वोट्स होंगे। ठीक, नहीं आपसे कंफर्म कर रहा हूँ, नहीं मैंने बहुत अच्छा पहले पढ़ा होगा ना, मैंने कब पढ़ा होना लास्ट, मेरा 20 साल तो हो गए होंगे फाइनल, लेकिन फाइनल में पता नहीं कितना पढ़ा होना। मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन, सी लॉ ही था उस जमाने में। हाँ, कॉर्पोरेट लॉ, बस असल फाइनल में जाके ये बहुत से लॉज अदर भी शामिल हो जाते हैं बीच में, सिर्फ कंपनी लॉ नहीं है वो। मेरा तो 15-20 10 तो होते थे, अब तो ज्यादा हो गए हैं और हाँ हाँ काफी ज्यादा है, अदर लॉज भी बीच में है। हाँ, अब इंश्योरेंस एक्ट है, बैंकिंग एक्ट वगैरह है, पता नहीं कितने सारे डाले हुए हैं। हाँ सर, चार्टर्ड बन रहे हैं सर, मजा आ गया सर, छोड़े सर, अल्लाह का शुक्र सर, वक्त ऐसे ही गुजर जाता है सर। यकीनन आपने ये बात की, मुझे 1997 याद आया। तकरीबन 1997, तो उस वक्त जब मेरा फर्स्ट रिजल्ट आया तो मेरे उसी दिन फाइनल का भी रिजल्ट आया था, मेरे ख्याल शायद फाइनल का भी इकट्ठा आता था। तो आई कैप मेरे जहन में आ रहा है, आई कैप में मैं खड़ा था, तो कुछ नौजवान उस दिन क्वालिफाई किए, मेरा फर्स्ट आया था, मैंने कहा मेरा फर्स्ट वो जो अटेम्प्ट का पेपर होगा उसका रिजल्ट आया था, तो उनको मैं देख के सोच रहा था यार, आप सोच सकते हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 18 साल हो गए क्वालिफाई किए, तो बस ये इस तरह ही है बस जिंदगी। तो अभी कल की बात है, आपको बताते हुए लग रहा मुझे, तो ठीक है बस, ठीक, अच्छी बात है, आगे चले सर। मेथड ऑफ फ्लोटेशन, आपको भी सर बड़ा अच्छा लगा होगा किसी जमाने में जब आप 10वीं पास की होगी। वो याद नहीं है, वो याद नहीं है, जो भी आपका पहला रिजल्ट याद है आपको अच्छा लगा होगा, मैट्रिक का रिजल्ट बताया होगा वगैरह वगैरह। नहीं उससे पीछे चले थे, वो ज्यादा खुशियां होती थी, ये तो शॉर्ट टर्म ही खुशी लगती है उधर से खुश हो के आते हैं, साथ ही पता चला पढ़ाई फिर शुरू होगी। तो ये इसी तरह है सर जिंदगी, बस इसी चीज का नाम बस यही है सर, ये वक्त रुक नहीं रहा और ना ही शायद रुकना चाहिए, क्या खबर, जो दिन गुजर जाए उतना ही आजमाइश कम हो रही है, जिंदगी दुनिया में दिन कम हो गए, बर्थडे आ गई, बर्थडे मैं 25 साल का हो गया हूँ, नहीं ठीक है खुशी होनी चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन शायद रियलिस्टिकली स्पीकिंग, देखिए मायूसी नहीं है ये सर, ये कोई मायूसी वाली बात मेरा ख्याल नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ टेम्परेरी, तो इसमें मेरा ख्याल है डेफिनेटली इंसान को सबसे बड़ी टेंशन ही है कि वो ना आ जाए, सबसे बड़ी टेंशन है ये, लेकिन वो आनी है, नहीं वो आनी है, वो हमारी इस टेंशन से जानी नहीं है, तो इसका शायद सोल्यूशन ये है कि हम अपनी एक बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं और डेफिनेटली रब के सामने एक्नॉलेज भी कर रहे हो कि मौला बाकी तेरे सामने ही, लेकिन वरना भाग नहीं सकते। देयर आर 5 प्रिंसिपल्स, रब का इनकार करने वाले तो बड़े मौजूद हैं, लेकिन बगैर सोचे समझे वाले, लेकिन इसका कोई डिनाइल नहीं है, वी आर क्लोजिंग टुवर्ड्स दैट डेस्टिनेशन डे बाय डे,
गैप बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है? डरा रहा हूं मैं, मायूस कर रहा हूं? नहीं सर, हकीकत ये है सर, और मेरा ख्याल अच्छा है जो दिन गुजर रहे। अदरवाइज शायद मायूसी होती है कि मेरी जिंदगी के 25 मेरी फॉर एग्जांपल यूसुफ 70 साल थी, 25 गुजर गए हैं, ये ज्यादा मायूसी है। अगर इस एंगल से दुनिया देखेंगे ज्यादा मायूसी। मेरी जवानी गई है, मैं बचपना चला गया। वो आपने ये शायरी सुनी होनी, काश मैं बच्चा बन जाऊं। अगर दुनिया ही की जिंदगी की सब कुछ है तो फिर बचपन भी याद आता है, फिर जवानी भी याद आती है। लेकिन अदरवाइज अगर देखा जाए तो इस उसमें कम मायूसी। हाँ वो बहरहाल अनफॉर्चुनेटली हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, इसलिए जरा टेंशन ज्यादा होती है, बस ये है। बहरहाल हम प्रिपेयर्ड हो ना हो वो एक reality। सॉरी आपको तंग किया हमेशा के लिए। मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन, ब्रैकेट बने सर। मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन का मीनिंग ये है कि व्हाट आर द वेज ऑफ इशुएंस एंड लिस्टिंग ऑफ शेयर्स इन स्टॉक एक्सचेंज। अब इस वक्त हमारी अब सारी जो डिस्कशन है वो इक्विटी पे चल रही है। ये काइंडली जरा पिछले पेज पे हेडिंग देख लें। अब हम इक्विटी की बहस कर रहे हैं और देयरफॉर अब इक्विटी पे फोकस है। और मेथड ऑफ फ्लोटेशन का मतलब है कि किन किन तरीकों से शेयर्स इशू करके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाते हैं। शेयर्स की बहस है, अब लोन की बहस नहीं है। तो उसके 5 तरीके बताए मैंने। इनिशियल पब्लिक ऑफर, नहीं वो मैं बताता हूँ, मतलब एक लाइंस लिखी हुई, लिखा हुआ नहीं आपको पास है ना 5 बना हुआ। प्राइवेट प्लेसिंग, इंट्रोडक्शन, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स। ये क्या है? ये पांचों क्या है? ये शेयर इशू करने के तरीके हैं और फिर उनको लिस्ट कराने के भी बीच में बातें आ रही हैं। शेयर इशू करने के 5 तरीके कौन कौन से? इनिशियल पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसिंग, इंट्रोडक्शन, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर का सर मतलब ये है कि जब भी कोई नई कंपनी बनती है और वो फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स इशू करे तो उस सिचुएशन को इनिशियल पब्लिक ऑफर करते हैं। उस वक्त कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स नहीं होंगे, पहली दफा कंपनी बनी, शेयर्स इशू करना चाहती है। राइट शेयर्स का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, राइट शेयर्स का कॉन्सेप्ट आएगा सब सेकंड और सब्सिक्वेंट इशुएंस पे। तो पहली दफा एक कंपनी अगर शेयर इशू कर रही है उसे इनिशियल पब्लिक ऑफर करते हैं। पढ़े A public offer refers to the process in which company offers its shares for sale to private and or institutional investors। प्राइवेट में आप लोग आएंगे, जनरल पब्लिक, लेकिन बैंक्स भी शेयर्स खरीदते हैं, गवर्नमेंट भी खरीदती है, इंश्योरेंस कंपनीज भी खरीदती हैं, अदर कंपनीज भी खरीदती हैं। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं अदर देन कंपनी, इदारे, अदर देन पब्लिक। पब्लिक भी हो सकती है और इंस्टीट्यूट्स भी हो सकते हैं एज अ शेयर होल्डर। कंपनी किसको शेयर इशू करते हैं? प्राइवेट पर्संस को या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। शुरू में अगर पहली दफा, बल्कि अगले वर्ड्स आगे, द फर्स्ट टाइम द कंपनी ऑफर इट्स शेयर्स फॉर सेल इज कॉल्ड एज इनिशियल पब्लिक ऑफर। शेयर्स आर, पढ़ते रहें, इसमें कुछ चीजें एक दो आ रही है, मेरे ख्याल अपने लॉ में पढ़ी हुई है। शेयर्स आर नॉर्मली ऑफर्ड एट अ फिक्स्ड प्राइस व्हिच इज डिसाइडेड बाय द कंपनी एंड इट्स ब्रोकर। ब्रोकर कौन होता है? स्टॉक एक्सचेंज में एक पर्सन है, कंपनी ने शेयर इशू करने हैं, तो अब वो ज्यादा बेहतर पोजीशन में होगा, सारा दिन स्टॉक एक्सचेंज में बैठता है, तो उससे जाकर ओपिनियन लिया जाएगा कि आपका क्या ख्याल है कि शेयर की कितनी प्राइस पे लोग खरीद लेंगे। ठीक है, तो वो डेफिनेटली जब ओपिनियन देगा, अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देगा, तो अपनी प्राइस ले लेगा, अपने कमीशन ले लेगा। डीलर है कमीशन, ब्रोकर जो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स बिकवाता है, खरीदता है, वो ब्रोकर कहलाता है। शेयर्स ट्रेड पर सेल परचेज करने में हेल्प करता है। जिस तरह ये मेरा ख्याल है नहीं जिस तरह रियल स्टेट होता है, हाँ बिल्कुल सही है। ये जिस तरह प्रॉपर्टी डीलर्स है, प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है? मतलब प्रॉपर्टी बिकवा भी देता है, खरीदवा भी देता है, अपना कमीशन रख लेता है, तो रेंट वगैरह पे भी वगैरह। तो इसी तरह कंपनी, मतलब फॉर एग्जांपल आप कंपनी बना रहे हैं ना अभी, तो आप शायद बेस्ट पोजीशन में नहीं होंगे, स्टॉक एक्सचेंज के हालात आपसे ज्यादा बेहतर वो ब्रोकर समझता होगा, तो एक एक्सपर्ट के तौर पे उसकी आप उससे आप ओपिनियन लेंगे। नहीं, इन्वेस्टर मेरे ख्याल पब्लिक कंपनी के एंगल से तो जर्नल हो जाएंगे ना। हाँ ये भी हो सकता है कि आप
बहुत ज्यादा लोगों में अपनी कंपनी के शेयर डिस्ट्रीब्यूट करके अपनी लिए परेशानी ना पैदा करना चाहते हैं कि शेयर होल्डर इतने सारे हो जाएंगे, पता नहीं किस किस मिजाज का हो जाएगा, बाद में कोई आगे वो तंग करे वो तंग करे। उसकी बजाय हो सकता है कि आप अपने शेयर होल्डर्स को जरा महदूद रखना चाहते हो, तो उस केस में आप शायद ये चाहेंगे कि सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्म्ड जो इन्वेस्टर्स हैं वही आए, लाइक कंपनीज अगर आए, बैंक्स आए जिन्हें पता भी है बिजनेसेस का, वरना एवं शेयर होल्डर आके हर साल के भाईजान मैंने शेयर पैसे दिए थे मैंने डिविडेंड नहीं देते थे, मतलब वो हर वक्त आप अगर इस बहस में नहीं रहना चाहते तो ये भी एक डिसीजन हो सकता है। The shares are normally offered at a fixed price, which is decided by the company and its broker. Broker समझ आ गया? The issue price needs to be attractive to prospective shareholders in order to incentivize them to investment. Attractive price होनी चाहिए तभी वो लेंगे, लेकिन attractive price doesn't mean कि नॉमिनल वैल्यू से कम हो, मार्केट वैल्यू होनी चाहिए शायद सिंपली, या मार्केट वैल्यू से थोड़ी सी अगर कम हो जाए तो शायद और भागते आ जाएंगे। An initial public offer normally involves acquisition or underlying word underwriting, सुना नहीं वर्ड? जी जी ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, कंपनी अपने शेयर्स बेचना चाहती है, जी पब्लिक जनरल पब्लिक अपने शेयर्स बेचना चाहती है। अब एक रिस्क क्या होगा कि शायद सारे शेयर सब्सक्राइब ना हो, अंडर सब्सक्राइब ना हो जाए, देयरफॉर बीच में बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनके पास जरा पैसे होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये सॉर्ट ऑफ एक गारंटी दे देते हैं कि अगर जनरल पब्लिक ने ना खरीदे तो हम बैलेंसिंग शेयर्स हम खरीद लेंगे। फॉर एग्जांपल कंपनी 1 लाख शेयर्स इशू करना चाहती है, तो ये बैंक बीच में आके एक गारंटर के तौर पे, गारंटर पे अंडरराइटर बोला जाता है, गारंटी दे देगा कि अगर जनरल पब्लिक ने शेयर्स ना खरीदे तो जितने अनसब्सक्राइब रह जाएंगे वो हम खरीद लेंगे, ठीक है। तो वो एक गारंटी दे रहा है, कौन किसको गारंटी दे रहा है? इस चीज की गारंटी दे रहा है कि अंडर सब्सक्रिप्शन ठीक है, अगर शेयर सारे सब्सक्राइब ना हुए जनरल पब्लिक की तरफ से तो बैलेंसिंग हम ले लेंगे। लेकिन एक वेरिएशन ये भी होती है कि सारे शेयर्स पहले अंडरराइटर ही कंपनी से खरीद लेता और बाद में वो जनरल पब्लिक को ऑफर कर देता, शायद नेट इफेक्ट सेम है। क्या मतलब? लाख शेयर खरीद लेगा, बाद में जनरल पब्लिक को ऑफर कर देगा, जितने बिक जाएंगे वो ठीक है, बाकी उसके पास रह जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, कंपनी ही जनरल पब्लिक को ऑफर कर दे, जो कम रह जाए वो उसको दे दे, नेट इफेक्ट शायद सेम है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल 1 लाख उसने लिए, 80,000 बिक गए, उसके बाद 20,000 रहे, 20,000 ही रहे, उसने सारे खरीद लिए थे बाकी बेच दिए, तो 20,000 उसके पास रह गए। एक दूसरा ये था कि 80,000 शेयर होल्डर्स ने जनरल पब्लिक ने ले लिए, बाद में 20 ले ले। तो दोनों वेरिएशन हो सकती हैं, या जो रह जाए वो खरीद लेता, या सारे खरीद के आगे बेच देता है और फिर जितने उसके पास रह जाएंगे बस उतना शेयर होल्डर। लेकिन कोई जरूरी भी नहीं मेरा ख्याल है कि जरूर उसके पास कुछ ना कुछ शेयर्स आए, अगर सारे बिक जाएंगे अल्टीमेटली, मकसद उसका शायद ये नहीं है कि मैं शेयर्स खरीदूं, उसका मकसद अपना अंडर राइटिंग का कमीशन कमाना। अब वो जो गारंटी दे रहा है कंपनी को, इस गारंटी के अगेंस्ट फिर वो कंपनी से अपना कमीशन ले, इसकी कोई परसेंटेज टाइप होती है, तो उस गारंटी के अगेंस्ट अपना कमीशन लेकर कमा लेगा। बल्क डिस्काउंट मतलब, हाँ ये भी हो सकता है कि खुद शेयर्स जो है वो फॉर एग्जांपल 50 रुपए का शेयर बेच रही कंपनी, 47 पे ले ले, तो वो नेट ऑफ सॉर्ट ऑफ कमीशन हो जाएगा। जी ठीक है जी, अंडर राइटिंग पढ़े आप जब ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर? ये बातें करते हुए तो सर आज वाकई महसूस हो रहा है कि सूरज को चरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। कॉर्पोरेट लॉ के एक्सपर्ट्स मेरे सामने बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल उसी में कॉर्पोरेट आता है, सॉरी यार, कंपनी लॉ। एन इनिशियल पब्लिक ऑफर नॉर्मली इन्वॉल्व एक्विजिशन। आपने ये बताना है कि यह जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये पूरे शेयर्स खरीदने के बाद आगे बेचने वाली एग्जाम्पल के एंगल से है,
या पहले जनरल पब्लिक को इशू किया जा रहा है बाद में उसे लेने ठहरे बात पढ़ तो लेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफर नॉर्मली इन्वॉल्व्स एक्विजिशन or underwriting by an issuing house of a large block of shares of a company. They will then offer them for sale to the general public and or to other investors. ठीक है? Institutional investors. The issuing house is normally a merchant bank or a syndicate of banks. Merchant bank ये जो है ना ये सारे बड़े बड़े जो बैंक्स नाम सुनते हैं आप कमर्शियल बैंक्स जो हैं ये मर्चेंट बैंक्स कहलाते हैं. मसलन बड़े बड़े बैंक्स कौन से हैं? HBL जिसकी पूरे मुल्क में ब्रांचेस हैं. MCB हो गया, HBL हो गया, UBL हो गया. मिजान नहीं है मेरा, मिजान है. अब ऐसा ऐसा शायद होता जा रहा हो. लेकिन हाँ लाइट बैंक, नेशनल बैंक, ये जो बड़े बड़े बैंक हैं. बैंक ऑफ पंजाब ठीक है, लाइट बैंक, मतलब पूरे मुल्क में तकरीबन जो है बड़े बड़े कमर्शियल बैंक्स उन्हें मर्चेंट बैंक बोला जा रहा है. आगे लिखा हुआ है सिंडिकेट ऑफ बैंक्स. ये भी हो सकता है कि कोई एक बैंक खुद से अंडरराइटर बनने के बजाय ग्रुप बना ले, बैंकों का ग्रुप, उसे सिंडिकेट बोलते हैं, ग्रुप ऑफ बैंक्स. जी नहीं कोई भी बैंक अगर 5-6 बैंक मिलके, मतलब एक बैंक की इकट्ठी गारंटी नहीं देना चाहता, शेयर ज्यादा है, अमाउंट ज्यादा है, तो रादर देन सारे बैंक्स मिलके आपस में डिसाइड कर लें कि 20% गारंटी मेरी है, 30% मेरी है, तो ग्रुप बन जाए. तो इसलिए अब ये डेफिनेटली मैंने तो 1 लाख शेयर्स आपको गए, ये तो मिलियंस में शेयर्स होते हैं. कभी इत्तेफाक हुआ है किसी अखबार में, कभी प्रोस्पेक्टस छपा देखा हो? वो कई के सफ़ों पे होता है, 1 2 3 4 5 6 सफ़े अखबार के जो इस तरह होते हैं, 1 2 3 4 बड़े, उसमें पूरी डिटेल होती है ना. आपने पढ़ा होगा प्रोस्पेक्टस में क्या क्या आता है. ऑनलाइन भी होता है लेकिन अब शायद लेटेस्ट, मैंने तो खैर कई देखे अपनी जिंदगी में, और लेटेस्ट भी देखी है, इतनी पुरानी बात नहीं है. शायद अब वैसे जमाना बदलता जा रहा है, हो सकता है कि अब सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में ही शेयर होता हो, लेकिन जिस तरह अभी भी लिस्टेड कंपनीज की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हार्ड कॉपी में आती हैं, तो मेरा ख्याल अभी वो रिक्वायरमेंट खत्म नहीं हुई है. इंग्लिश उर्दू न्यूज पेपर में लाजमी है, तो वो कई कई सफ़ों पे होता है. उसमें कंपनी ने पैसों का क्या करना है, डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं, बैंक्स कौन कौन से होंगे, ऑडिटर कौन कौन सा है, पूरी डिटेल है. एसेट्स लायबिलिटीज की डिटेल होती है, तो पूरी डिटेल शेयर होल्डर्स के सामने जाती है. तो मिलियंस में शेयर्स होते हैं जो ऑफर किए जाते हैं. तो उसके लिए फिर कोई एक बैंक हो सकता है, एक बैंक भी शायद कैपेसिटी में हो, लेकिन अगर महसूस करें कि एक बैंक या सारा वो रिस्क नहीं लेना चाहता, तो डिवाइड भी हो सकता है ग्रुप्स के एंगल से, ग्रुप ऑफ बैंक्स के एंगल से. अंडरराइटिंग इज अ गारंटी that if shares are not taken by the general public or institutional investors, underwriter will take up the shares. ठीक है, ये तो उसकी डेफिनेशन शायद लिखी हुई है. एक आखिरी लाइन पढ़ने आज की. IPOs are normally, IPO क्या जी? Initial public offers are normally most expensive route क्यों कहा उसने to the market? नहीं मतलब ये प्रोस्पेक्टस टाइप सारा इसी प्रोस्पेक्टस बनाएंगे, कमीशन देंगे, ऑडिटर सर्टिफिकेट के पैसे देंगे, तो सबसे महंगा तरीका है IPOs, and therefore commonly seen with larger companies looking to raise substantial amount. 50-60 लाख रुपए लेना है तो ये तरीका कोई सही नहीं है, उतना तो शायद खर्चा ही हो जाए. तो अगर मिलियंस ऑफ रुपीस जनरेट करने हैं जनरल पब्लिक से, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से, तब ही शायद इस तरफ जाना चाहिए. ठीक है जी. इंशाल्लाह कल यहीं से स्टार्ट करेंगे. यकीनन पेजेस बहुत सारे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 21 में से तीसरे पे आ गए. कल क्यों नहीं आना? नहीं कल का मुझे अभी फाइनल फिर नहीं पता. मेरा तो ख्याल था कि इशू खत्म हो गया. मैंने अभी लेकिन क्लास में सुबह आ रहा था, अखबार पे नजर पड़ी मेरे, तो काफी ज्यादा हाई कोर्ट बरहम है कि जिन स्कूलों ने बंद नहीं किया पिछली दफा, उनके सील क्यों नहीं किए गए स्कूल. तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं शाम तक कोशिश करूंगा आपको मैसेज करवा दूं. तो मतलब बाकी लिमिटेशंस के साथ ही मैं खुले थे, तो ये तो हाई कोर्ट ने भी कहा खुले थे, लेकिन आज अखबार में लिखा हुआ क्यों खुले थे. तो नहीं अगर खुल गए तो फिर हम भी खोल लेंगे, लेकिन बहरहाल इस वक्त मैं जरा कंफर्म कर लूं कि जो इस कॉलेज की इंतजामिया है वो इतना रिस्क ले सकती है. नहीं मैं इंतजामिया नहीं भाईजान, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंतजामिया नहीं हूँ, आपको पता ही है. क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? मैं वही हूँ जो आपको नहीं पता. चलिए अच्छा है, आपके ज़हन में यही हो, कोई बात नहीं.
जी जी, अल्लाह का शुक्र है। मेरे रब की जमीन है, मैं पूरी जमीन का ओनर हूँ। मेरी रब की कायनात है यार। अल्लाह हाफिज। बड़ा विजन रखें सर। अल्लाह हाफिज। चंद चंद मरलों पे ना परेशान हुआ करें।